हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसईबी के लिटरेचर के सेकंड पोयम को, दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे लिटरेचर सेक्शन में जाके और पोयम नंबर 1 को निश्चित पढ़ लिया होगा। आप पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रख रहे हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। और पेड कंटेंट को चूंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक अवेलेबल करा रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया एक नया फीचर आया है, लाइक करने के बाद ना थोड़ा स्लाइड करोगे तो एक हाइप का ऑप्शन होगा, तो काइंडली उस हाइप को प्रेस कर दो। पैसे उसमें बिल्कुल नहीं लगते हैं, लेकिन इससे फायदा एक ये हो जाएगा कि हमें थोड़ा सा और एनर्जी मिल जाएगी कि हम अपने कंटेंट को और बेहतर लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, राइट। तो आज जो हम लोग सेकेंड पोयम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको फिर एक चीज का एश्योर कर दूं कि आज हम लोग पोयम को वैसे पढ़ेंगे जिस तरीका से आज के पहले कभी किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। हम छोटे से छोटे बारीक से बारीक डिटेल को आपको अभी समझाएंगे और बहुत ध्यान से बहुत डेडिकेशन से आप पढ़िए। काइंडली वीडियो को लाइक करना और हाइप करना प्लीज नहीं भूलेंगे। ये हाइप मुझे थोड़ा सा हाइपर कर देता है बेटर कंटेंट लाने के लिए। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पोयम, दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वॉल्ट विटमैन। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा कि मैं आपको वो सारी चीजें भी बताऊंगा जो बाकी टीचर ऑनलाइन पे हो या ऑफलाइन पे हो, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। तो थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। मैं आपको लास्ट में पोएटिक डिवाइसेस का एक पूरा चार्ट दे दूंगा, एक पूरा लिस्ट दूंगा, एक एक वर्ड को बहुत बारीकी से समझाऊंगा और चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप पेन और पेपर लेके ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। ओके, तो हम लोग इस पोयम को बाबू पढ़ें उससे पहले एक चीज को समझते हैं। देखिए, जनरली लोग करते क्या है दोस्त, कि टीचर आएंगे सीधा लाइन पढ़ाएंगे और पढ़ा के लाइन को चले जाएंगे। पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ा समझते हैं। हमारे जो राइटर हैं भाई साहब, वॉल्ट विटमैन। ओके, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। वॉल्ट विटमैन, इनका जन्म हुआ है 1819 में। कहां? अमेरिका में। ये एक अमेरिकन पोएट हैं। बारीकी से बात को समझते चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत आवश्यक पड़ जाती हैं। बहुत आराम से पढ़िए, बहुत इत्मीनान से पढ़िए। छोटी सी कविता है, ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको अभी अवेलेबल कराने वाला हूं। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप बिहार वाले सर जी के साथ पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का प्रेशर बहुत दिमाग पे क्रिएट नहीं करना है। एक चीज और मैं गार्जियन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज बच्चों को कहना बंद करिए कि भैया सीरियस हो, सीरियस हो, सीरियस हो। बच्चों को कहिए सीरियस मत हो, पढ़ते समय सिंसियर हो, ठीक है। तो देखिए, वॉल्ट विटमैन को अगर हम लोग समझें तो वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में अमेरिका में हुआ। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और एक टाइटल ये अपने साथ होल्ड करते हैं। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स। फादर ऑफ फ्री वर्स। अब ये फ्री वर्स क्या है? चूंकि ये जो पोएट्री है, ये जो पोयम है, वो फ्री वर्स है। पहले फ्री वर्स को समझते हैं कि फ्री वर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, फ्री वर्स में आप जब कोई भी कविता, किसी भी कविता को जब आप पढ़ते हैं बाबू, तो आप एक चीज देखते होंगे कि एक लाइन के बाद दूसरे लाइन पे, तीसरे लाइन पे, चौथे लाइन पे धुन बनता है, एक रिदम बनता है, एक लिरिक्स क्रिएट होता है। लेकिन फ्री वर्स में क्या होता है कि ऐसा कोई धुन नहीं बनता। मतलब आप ध्यान से देखिए, माई सेल्फ का एज्यूम से कोई धुन नहीं है, मी एज से कोई धुन नहीं है, यू से कोई धुन नहीं। इसमें लास्ट का कोई भी अगर आप वर्ड देखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक लिरिक्स क्रिएट नहीं कर रहा। इट मींस एक ऐसी कविता जिस कविता में जो वर्स होते हैं वो रिदम के हिसाब से बंधे हुए नहीं होते, वो रिदम से फ्री होते हैं, उसको हम लोग फ्री वर्स पोएट्री कहते हैं। और वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहते हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स का क्या मतलब हुआ कि भैया ये फ्री वर्स के उस्ताद हैं। इनकी बहुत सी कविताएं ऐसी हैं, मैक्सिमम जो कविताएं हैं इनकी, वो फ्री वर्स स्टाइल में लिखी हुई हैं। एक कविता के लाइन का जो धुन है वो दूसरे लाइन से नहीं मिलेगा। तो ये फ्री वर्स तो आप समझ गए। अब सवाल ये उठता है कि भैया फ्री वर्स को इतना यूज क्यों करते हैं? राइटर जब फ्री वर्स को यूज करता है तो वो अपने चीजों को बहुत एक्सप्लेन कर पाता है। क्योंकि अगर धुन बनाने के फिराक में राइटर जब बैठेगा भाई, तो उसको वर्ड ढूंढना होगा ऐसा जिसका धुन उससे मैच करे, और इस वर्ड ढूंढने के चक्कर में वो अपनी भावना को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो राइटर को जब अपने इनर फीलिंग को बहुत एक्सप्लेन करना होता है तो वो भागते हैं फ्री वर्स के तरफ, राइट।
अच्छा, आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि ये बातें आपको इसके पहले कभी किसी ने नहीं बताई, ठीक है? तो अब तो हाइप करना बनता है यार, मारो एक साथ सब कोई मिला के हाइप, लेट द वर्ल्ड नो दैट वी आर बिहार वाले सर जी, वी आर BWS फैमिली, व्हाट वी आर स्टडीइंग ओवर हियर, राइट? तो पहले समझ गए आप व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस? तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्री वर्स। आपने वॉल्ट विटमैन को पहचाना, वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स। क्लियर है? अब इस पोयम के हम लोग थीम में आते हैं कि आखिर इस कविता का थीम क्या है, मतलब राइटर इस कविता के माध्यम से उनका उद्देश्य क्या है। थीम मतलब होता है उद्देश्य, कि इस कविता को पढ़ा के लिख के हम तक पहुंचा के राइटर अपने किस बात को हमारे सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इनका थीम बड़ा सिंपल है लेकिन बड़ा सेंसुअल है। इनका जो थीम है दिल के बहुत करीब है। ये बात करते हैं इस कविता में इक्वालिटी की। थीम है इसका इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, नेचर, ठीक है, वननेस, ये सारे इस कविता के थीम है। मतलब इस कविता में राइटर जो है वो बराबरी की बात करेंगे कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। जो प्रकृति के हम सब संतान हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, तो ये ना किसी एक का है और ऐसा भी नहीं है कि किसी दूसरे का वो नहीं है। जितनी ये धरती आपकी है उतनी ये धरती एक बरगद के पेड़ की भी है। जितनी ये धरती गोरे लोगों की है उतनी ही ये धरती काले लोगों की है। जितनी ये धरती हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। जितनी धरती अमीर लोगों की है उतनी ही ये धरती गरीब लोगों की है। वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, वो बात करते हैं इक्वालिटी की, वो बात करते हैं इस कविता में नेचर की। क्लियर? तो इस पोयम के भीतर वॉल्ट विटमैन ने अपने इनर फीलिंग को एक्सप्लेन किया है। पहले स्टेंजा में वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे हैं, मतलब वो क्या करते हैं। दूसरे स्टेंजा में वो एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इंसान का नेचर से, प्रकृति से, और प्रकृति का इंसान से कैसा संबंध है और कैसा संबंध होना चाहिए। और तीसरे और आखिरी स्टेंजा में हमारे जो पोएट हैं वो हमें एक रास्ता दिखाएंगे कि हम क्या करें ऐसा कि हम भी उनकी तरह बन जाएं और ये धरती सब किसी की हो जाए। क्लियर? तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी आपके सामने रखूंगा और लास्ट में मैं आपको पोएटिक डिवाइसेज भी बताऊंगा। एग्जाम में ये चैप्टर जो है वो कंपलसरी है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एंड डोंट फॉरगेट प्लीज टू लाइक एंड राइट योर वैल्यूएबल कमेंट। वी आर वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड योर क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द चैप्टर। ओके, यहां जो आई लेटर का यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ? तो ये यूज हुआ है भाई वॉल्ट विटमैन के लिए, क्योंकि इस कविता के जो पोएट हैं, इस कविता के जो राइटर हैं वो वॉल्ट विटमैन ही है, तो वो अपनी ही बात कर रहे हैं। तो वो यहां कहते क्या हैं कि देखो मैं कैसा इंसान हूं। वो कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने जश्न में मस्त रहता हूं और खुद के गीत गाता हूं। खुद के गीत गाने का मतलब ये हुआ कि मतलब मैं अपने धुन में मस्त रहता हूं, आपको भी अपने धुन में मस्त रहना चाहिए। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। मैं खुद के जश्न मनाता हूं और मैं खुद के गीत गाता हूं। एंड वट आई एज्यूम यू शॉल एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है सोचना। मैं खुद के जश्न मनाता हूं, मैं खुद के गीत गाता हूं, और जैसा मैं सोचता हूं वैसा आपको भी सोचना चाहिए। मतलब मैं अपने दुनिया में अगर मस्त हूं तो भैया आप भी अपने दुनिया में मस्त रहिए। आप क्यों दूसरे के फट्टे में टांग डालने चले जाते हैं? क्लियर? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत कुछ है इसलिए मैं इतना खुश हूं, इसलिए मैं अपने गीत गाता हूं, इसलिए मैं अपने जश्न मनाता हूं। ऐसा मत सोचो। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो छोटी, हर वो बड़ी बात जो मेरे भीतर है वो तुम्हारे भीतर भी तो है। हम दोनों एक जैसे हैं। यहां इस बात को समझेंगे। क्या राइटर बाकी लोगों से अलग हैं? जवाब होगा नहीं। उनकी सोच अलग है लेकिन वो बाकी लोगों से अलग नहीं है। वो क्लियरली कहते हैं कि हर वो छोटी चीज जो मेरे भीतर है वो छोटी से छोटी चीज तुम्हारे भीतर भी है। वी आर सेम ब्रो। हम लोग एक जैसे हैं। क्लियर? अब दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं। दूसरे स्टेंजा में राइटर कहते हैं, अब इस स्टेंजा के भीतर
वो लव टुवर्ड्स नेचर दिखाते हैं, लव टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति के प्रति वो अपने प्रेम को दर्शाते हैं और वो ये बताते हैं कि प्रकृति का इंसान से और इंसान का प्रकृति से कैसा लगाव, कैसा जुड़ाव होना चाहिए। वो देखिए कहते क्या है, वो कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। यहां एक वर्ड है लोफ, लोफ का मतलब होता है, आप नॉर्मल भाषा में समझिए, घूमना। एक्चुअली इसका मतलब बेवजह का घूमना होता है। लोफ मतलब बेवजह का यूं ही बौगाने निकल पड़ना, घूमने निकल पड़ना, आवारागर्दी, मटर गश्ती करना। लोफ से ही लोफर शब्द की उत्पत्ति हुई है। लोफ मतलब होता है बेवजह का घूमना। लोफर मतलब वो आदमी जो बेवजह का घूमता रहता है, उसको क्या कहते हैं? लोफर कहते हैं ना। वन हु लोफ्स इज कॉल्ड अ लोफर। सोल का मतलब होता है भैया आत्मा, ठीक है। ये कहते हैं कि देखो, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कभी कभार यूं ही मैं बेवजह घूमने निकल पड़ता हूं और अपने आत्मा, अपने दिल, अपने मन की आवाज को सुनता हूं, अपने मन के पुकार को सुनता हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं झुक जाता हूं, सो जाता हूं बागीचे में नर्म नर्म घास के ऊपर। मतलब राइटर जो हैं वो प्रकृति को अपने भीतर अपने आप के साथ महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। ये लव दिखाई दे रहा है उनका नेचर के प्रति कि भैया कभी कभार मैं घूमने निकल पड़ता हूं यूं ही बेवजह का, और मैं सो जाता हूं नरम नरम घास के ऊपर और मैं निहारता हूं इन पेड़ पौधों को कि ये कितने खूबसूरत हैं, ये कितने प्यारे हैं। यहां एक वर्ड है स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखिए स्पीयर का मतलब होता है बाबू भाला, ठीक है। प्राचीन काल में, पहले के समय में एक हथियार होता था लाठी नुमा, और उसके ऊपर में कोन लोहा का लगा होता था, इसको चला के या भूंक के मारा जाता था। तो स्पीयर मतलब तो होता है भाला। अब घास का भाला कैसे होगा? एक्चुअली ये वर्ड क्या है, जैसे घास जो होता है आपने देखा होगा इस तरीका से होता है, इस तरीका का घास होता है। इसका जो सबसे ऊपर कोनिकल टिप होता है जो पैरों में चुभ जाता है भाला की तरह, उसको ये कहते हैं स्पीयर ऑफ समर ग्रास। क्लियर? तो आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कभी कभार मैं यूं ही नर्म नर्म चुभने वाले घासों के ऊपर भी सो जाता हूं और अपनी आत्मा की पुकार को सुनता हूं। मैं अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ के देखता हूं कि हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। मैं महसूस करता हूं कि मैं इस नेचर का हिस्सा हूं। मतलब ह्यूमंस एंड नेचर आर इक्वल। इंसान और प्रकृति ये बराबर है, जितना जीवन आप में है उतना ही जीवन उसमें है। ये कहते हैं देखो भाई, माई टंग मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, मेरे शरीर, मेरा जुबान, मेरी आत्मा, मेरे खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी, इसी हवा, इसी से मिलके तो बना है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी, हमारे भारतीय सभ्यता में भी कहते हैं कि 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, क्षितिज, जल, गगन, पावक, समीर। ठीक है, ये 5 ही वो तत्व हैं जिन्होंने हमें बनाया है। उस क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी यही बात वो कहता है, बेचारा अपने आत्मा की बात को कहता है कि मेरे शरीर, मेरा जुबान, मेरा प्राण, मेरे खून के कतरा का एक एक बूंद इसी मिट्टी, इसी हवा, इसी पानी से मिलकर बना है। तो मैं और ये नेचर अलग कैसे हो सकते हैं? हियर इन दिस स्टैंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। ही वांट्स टू शो हिज लव, his respect, his indebtedness towards the nature, right? अगले लाइन में वो कहते हैं, born here of parent, मैं यही पैदा हुआ, born here from parent the same and their parent the same, मैं यही पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप इसी मिट्टी में पैदा हुए, उनके माँ बाप और उनके माँ बाप भी इसी मिट्टी में पैदा हुए। तो क्या इस प्रकृति का, इस धरती का हमारे प्रति और हमारा इस धरती के प्रति कोई लगाव नहीं होना चाहिए? बात समझ में आ रही है कि मैं यहां पैदा हुआ, मेरे माँ बाप इसी मिट्टी में पैदा हुए, उनके माँ बाप और उनके माँ बाप भी इस मिट्टी में पैदा हुए, हम अलग नहीं हैं, हमारा एग्जिस्टेंस ही इस एक दूसरे के साथ जुड़ा है। वी आर इक्वल। क्लियर? आगे कहते हैं कि आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मैं
अब 37 साल का हो चुका हूं। बउआ ऑब्जेक्टिव में यहां से सवाल पक्का उठता है कि हाउ ओल्ड वाज द पोएट, तो ही वाज 37 ईयर्स ओल्ड। मैं 37 साल का हूं, 37 ईयर्स का हो चुका, मैं बहुत जी चुका अगर एक तरह से देखो तो, और इसी मिट्टी के इसी घास के गोद में मैं पला बढ़ा और 37 सालों तक मैं यहाँ की हवा को सूंघता रहा, इस धूप को खाता रहा, यहाँ की पानी को पीता रहा, इसका कर्ज है मेरे ऊपर। आगे कहते हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। सीज का मतलब होता है समर्पण कर देना, मतलब त्याग देना, परित्याग कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसी जगह पे इसी मिट्टी में रहूंगा, इसी सोच के साथ में रहूंगा, मैं इस सोच को बदलने वाला नहीं हूं। मैंने बूढ़ सुगा पोस मानी, गांव में वो कहावत है। 37 साल का आदमी हो गया, प्रकृति से इतना प्यार रहा, इसी नेचर को देखो, यहाँ पे इस प्रकृति के तस्वीर को देखो, ये जो खूबसूरती दिख रही है, क्या ये खूबसूरती दुनिया के किसी और चीज में है, किसी और दृश्य में है? नहीं है। जब आप ऐसे जगह पे जाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि आप इंसान हैं और आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको लगेगा कि आप तुच्छ प्राणी है, जो है सो यही है। ये पहाड़, निकलता हुआ सूरज, ये जंगल, ये झरना, ये वादियां, ये हवाएं, सब महसूस करते हैं पोएट, और कहते हैं कि भैया मैं उम्मीद करता हूं, मैं 37 साल का हो चुका, मैं 37 ईयर्स का हो चुका, अब होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, जब तक जिंदा हूं मैं यही हूं, मैं इस जगह को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। राइट। अब यहां पे राइटर जो हैं वो अपने ग्रीफ को, इस स्टेंजा में ग्रीफ को और आगे जीवन कैसे जिए इस वे को, इस रास्ते को दर्शाते हैं। आखिरी स्टेंजा है, लेकिन पोएटिक डिवाइसेस में इसके बाद बताऊंगा, थोड़ा इंतजार आप कर लेंगे। ओके, देखिए ये कहता है क्रीड्स। क्रीड्स का मतलब होता है पर्टिकुलर बिलीफ, पर्टिकुलर बिलीफ, एक खास तरह की धार्मिक भावना। देखिए क्रीड्स एंड स्कूल इन एबियंस, देखिए क्रीड्स एंड स्कूल इन एबियंस का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए ये सोच मतलब एक ऐसी सोच जिसमें यह सोचा जाए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरा धर्म ही सबसे महान है, हमारी जाति ही सबसे बड़ी है, ऐसे खास पर्टिकुलर छोटे सोच को क्रीड्स एंड स्कूल इन एबियंस कहते हैं। क्लियर? ये कहते हैं कि क्रीड्स धार्मिक सोच, स्कूल्स इन एबियंस रिटायरिंग बैक ए वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर। ये धार्मिक सोच, ये जाति, ये ऊंच, ये नीच, ये जो भावना है, मैं इन भावनाओं को बहुत पहले ही रिटायर कर चुका हूं, पूरी तरह भूला नहीं हूं, लेकिन मैं उससे बहुत आगे निकल आया हूं, मैं इन सबको छोड़ चुका हूं बहुत पीछे, ये मेरे काम की चीजें नहीं है। बट नेवर फॉरगॉटन, मैं तो छोड़ना चाहता हूं इस जाति और धर्म के सोच को, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे भूलने नहीं देते हैं। जैसे हमारी देश में भारत सरकार, भारत की मैं बात करता हूं, दुर्भाग्य है हमारे देश का, एक तरफ हम लोग क्या कहते हैं कि जाति और धर्म में क्या रखा है, जाति भूलिए, धर्म के भावना के उससे ऊपर उठिए, और दूसरे तरफ आप कोई भी फॉर्म भरने जाएं, रिजर्वेशन करने जाए, होटल में कमरा लेने जाएं, आधार कार्ड बनवाएं, या फिर स्कूल का फॉर्म, कॉलेज का फॉर्म भरने जाएं, तो आपसे आपका कास्ट, क्लियर कास्ट तो नहीं पूछ पाते लोग, तो उसका एक सुंदर सा नाम दिया गया है कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी 1, ओबीसी 2, इस कैटेगरी में आपने बांट दिया। तो भैया मैं तो भूलना चाहता हूं कि मैं किस कास्ट का हूं, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे भूलने नहीं देते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? रिटायरिंग वाइल सफाइज एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, मैं बहुत पहले उसे छोड़ आया हूं, लेकिन ये मुझे भूलने नहीं देते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं सही और गलत की परख रखता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मुझे यह अधिकार है कि मैं हर बुराई के प्रति, हर गलत बात को गलत कह सकूं। मुझे यह अधिकार है, मैं सही और गलत की परख रखता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, और मुझे यह अधिकार है पूरा कि मैं सही को सही कहूं और गलत को मैं गलत कहूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और मुझे चाहिए क्या, तो मुझे ये प्रकृति चाहिए जैसी ये है, इसमें छेड़छाड़ और इसमें बदलाव मुझे बर्दाश्त नहीं है। देखो नेचर के दो मायने होते हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा होता है स्वभाव। अब इस एक लाइन के दो मतलब निकल सकते हैं कि मुझे ये प्रकृति चाहिए जिसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, जैसी है वैसी चाहिए, और दूसरा इसका मतलब होगा कि ये मेरा असली स्वभाव है, मैं इसको बदल और छोड़
नहीं सकता हूं। ये हमारी कविता है। यहां तक की बात मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्पष्ट है। अब इससे पहले आप इस चीज के इंतजार में रहे कि थैंक यू, रुको जरा, वो जरा सब्र करो, अभी असली क्लाइमेक्स तो बाकी है जी, रुको जरा सब्र करो भैया, रुक जाओ, अभी असली इस दूध को मथ के जो पूरा मक्खन निकाले हैं वो मक्खन आपके सामने परोसने वाले हैं। बड़ा काम का होता है मक्खन के लिए तो कृष्ण भगवान मार कर लेते थे यार। इस पूरे चैप्टर का सारांश जहां से सवाल उठ सकते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके ध्यान देंगे, फटाफट आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे पहुंचते हैं। देखिए सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हमें इसमें मिलेगा रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन, एक बात या एक ही मुद्दे का बार बार एक ही कविता में रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड रेपिटिशन। और यहां पे जो वर्ड है सेंटेंस है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें यहां डिवाइस मिल रहा है रेपिटिशन, राइट। दूसरा है सिंबॉलिज्म। देखिए सिंबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंबल का मतलब तो आप समझते हैं, मिसाल देना, मतलब एक ऐसा वर्ड जिस वर्ड के माध्यम से किसी और बात को समझाया जा रहा है उसको कहते हैं सिंबॉलिज्म। और इस कविता में जो ग्रास वर्ड है, जैसे इसमें था ना एक कि मैं घास पर सो जाता हूं और निहारता हूं मैं उस दुनिया को, यानी राइटर ग्रास के माध्यम से इक्वालिटी और लाइफ की चर्चा करते हैं, बराबरी की बात घास के माध्यम से नहीं पता चले कि हम और प्रकृति ये दोनों बराबर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहां सिंबॉलिज्म मिला। तीसरा है हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक कॉन्सोनेंट साउंड मतलब वोवेल को छोड़ के लगातार रिपीट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। लो फैन लीन, ल ल एल एल, ये रिपीट हो रहा है, दैट रेपिटेशन इज कॉल्ड एलिटरेशन, राइट। इमेजरी। देखिए इमेजरी का मतलब क्या होता है, जब किसी बात को समझाने की, इमेजरी समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आपको बताते नहीं है और आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, मैं बता रहा हूं, थोड़ा ठहर जाओ। देखो जब आप एक नॉर्मल बात को समझाने के लिए एक चित्र की तरह एक इमेज क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इमेजरी। जैसे मान लो मैं अगर आपको नॉर्मली ये कहूं कि गाड़ी ट्रेन से मैं उतरा और अपना बैग लेके मैं बाहर चला आया, ये एक नॉर्मल लाइन है। अब इसी को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूं, ट्रेन रुकी, मैंने अपने बैग को उठाया जो कि भारी था, लोगों से धक्का खाता हुआ, भीड़ से बाहर निकलता हुआ, टकराता हुआ मैं स्टेशन पे पहुंच गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रेन से बाहर मैं आ गया बैग उठा के, इस बात को समझाने के लिए मैंने पूरा चित्र दिखाया है, आपको एक सीन विजुअलाइज कराया है। तो दैट विजुअलाइजेशन ऑफ इमेज इज कॉल्ड इमेजरी। यहां पे स्पीयर ऑफ समर ग्रास, वो नॉर्मली कह सकते थे कि भैया घास के ऊपर मैं ऐसे करके सो जाता हूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नर्म नर्म चुभ जाने वाले पैरों में घास के ऊपर मैं सो जाता हूं। यहां पे हमें इमेजरी मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप एवरीथिंग, आई डोंट होप, आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग वाज क्लियर, एम्पल क्लियर, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज नीडी लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करना मत भूलो। और भैया जो क्या बताया है टीम वाला लोग, क्यों कभी हाइप करने वाला कुछ चला है आजकल, तो प्लीज हाइप को मार दो ताकि थोड़ा सा हाइपर मैं भी हो जाऊं और हमारी टीम भी हो जाए और हम लोग और बेहतर पढ़ाते रहें। मिलते हैं कल के क्लास में पोएम नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।